Hello everyone, my name is Sanket Jain and I welcome you all to our channel Psycho Simplified. We already have started with the series of NCRT where we are trying to simplify the concept given in the NCRT class 11. We already have done with the two chapters. The first one is what is psychology. The second chapter is method of inquiry, research method. Third chapter also we have started human development. First part we have done. This is the second part. In this way, three chapters will be completed. You can also watch the previous lecture in our playlist. Okay, so let us start human development. Human development, the basics related to human development, we already have done in our previous video. So in our previous video, if you remember, we have done about the concept of growth, development, maturation, evolution, and why development is a lifespan process. Today we will see that context of development, very important. Okay, see, I told you in our previous class that development do not occur in isolation. You cannot develop yourself if you are isolated. We require society, we require culture, we are the part of the society, correct? We are living in a context. So what is this context of development? This is very important. Okay, many times we ignore the context when we judge any kind of individual. So this is not a good judgment. हम जनरली लोगों को जब जज करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाई उसका कंटेक्स्ट क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट क्या होगा। हालांकि इन सब बातों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा साइकोलॉजी बोलती है। तो देखिए, हमारी जिंदगी में काफी कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो डेवलपमेंट हमारी जिंदगी के अंदर जो उतार चढ़ाव, गेन और लॉसेस होते रहेंगे, वो होते हैं बिकॉज ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारे डेवलपमेंट के आसपास क्या क्या है, क्या क्या सोशल और एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट है हमारे आसपास। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, फिर आप एडोलेसेंस में जाओगे तो आपको दोस्त मिलेंगे, आप नौकरी करोगे तो आपको कलीग्स मिलेंगे, आपकी शादी होगी तो आपको पार्टनर मिलेगा, पेरेंटहुड में बच्चे आएंगे, ठीक है, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा आपका। तो ये पूरी की पूरी जो लाइफ ट्रांजिशन है, ये इन्फ्लुएंस करती है कि आपका कंटेक्स्ट क्या है, आपका एनवायरमेंट क्या है। ओके, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस डिसाइड करेगा कि आपका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। ओके, तो एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कोई बच्चा है, अगर सेम बच्चा, मान लीजिए हमने बात की, एक बच्चा है राम। अब अगर हम राम को दिल्ली में पढ़ाएं, बहुत बढ़िया स्कूल में, और सेम बच्चे राम जो है उसको अगर हम गांव में पढ़ाएं, विलेज में, जहां पर स्कूल्स इतने अच्छे नहीं हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो असर आएगा इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। अब देखिए, राम का ब्रेन तो एक ही है। राम को अगर आपने स्कूल में रखा, राम को अगर आपने शहर में रखा, लेकिन ब्रेन एक होने के बावजूद एनवायरनमेंट उसको दिल्ली में अलग मिलेगा और गांव में अलग मिलेगा, विलेज में अलग मिलेगा। तो उसके डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसी वजह से बच्चों को भेजा जाता है कि भाई आप बाहर जाके पढ़ो, यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। आप भी अपने घर से दूर जाके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो अगर कोई भी बच्चा, अगर मान लीजिए इम्पोवरिश्ड एनवायरनमेंट में अगर जाएगा, तो उसके एक्सपीरियंसेस भी वैसे-वैसे हो जाएँगे। मान लीजिए किसी बच्चे के पास किताबें नहीं है, लर्निंग के रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपोज़र नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट होगा कैसे? क्योंकि डेवलपमेंट तो एक होलिस्टिक प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट में हम इतनी बात नहीं करते कि आपकी फिजिकल ग्रोथ होती रहेगी। डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि आपकी करिकुलम ग्रोथ होती रहेगी। सोशल हो गया, आप सोशल लेवल पर, आप इमोशनल लेवल पर, ठीक है? आप जैसे कि सोशल इमोशनल हो गया, अटैचमेंट आपका कितना ग्रो होगा, है ना? ये सब लेवल पर आपका डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव होगा, मोरल होगा, तब जाकर हम कहेंगे कि आपका डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ है। और इसको करने के लिए आस-पास का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बचपन में ही, ठीक है? अब देखिए, मैटरनल न्यूट्रिशन भी नहीं प्रोवाइड हो पाता, ठीक है? माँ के पास इनफ न्यूट्रिशन नहीं है, तो बच्चों के पास इनफ न्यूट्रिशन नहीं है। कंसेप्शन से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ना, ओके? तो डेवलपमेंट अगर मान लीजिए शुरुआत में ही रुक गया, क्योंकि इनफ बैलेंस डाइट उस बच्चे को नहीं मिली है, तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। फिर काफ़ी सारे डेवलपमेंटल डिलेज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से बड़े-बड़े देश कोशिश करते हैं कि बच्चों को सही एनवायरनमेंट दें। एक बच्चे को सही एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। ओके, व्हाई? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सही नहीं दिया जाएगा, तो उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब इसी को और बताने के लिए, इसी को और बेहतर तरीके से बताने के लिए, हमारे पास देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। उस मॉडल को हम कहते हैं ब्रॉन-फेन-ब्रूनर कॉन्टेक्सचुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? इकोलॉजिकल साइकोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ब्रॉन-फेन-ब्रूनर। इनका एक इंडियन एडेप्टेशन भी है, जिसको दुर्गानंद सिन्हा ने बताया था। अभी आपको समझ में आएगा। इंडियन एडप्टेशन बहुत सिंपल है, आप इसको समझिए। ठीक है, देखिए,
जो ब्रॉन फेन ब्रूनर अपना बताते हैं कंटेक्चुअल डेवलपमेंट का, वो इस तरीके से बताते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है हमारे पास। ये सब चीजें इम्पैक्ट करेंगी एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये बच्चा है, दिस इज द इंडिविजुअल। सबसे सबसे क्लोज जो रहेगा उसको बोलते हैं मीजो सिस्टम, फिर आएगा आपका माइक्रो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो और फिर क्रोम सिस्टम। ठीक है, मीजो सिस्टम यानी कि उस बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करेगा उसके डेवलपमेंट पर। एक बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होता है? एक बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उसके माँ बाप। एक बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है जब वो स्कूल में जाता है तो उसका स्कूल। तो मीजो सिस्टम में ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट है ना, उसके माँ बाप हो गए, उसके स्कूल हो गए, ये सब चीजें, ये उसके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालेंगे। दूसरा होता है आपका माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम यानी कि जब ये अलग अलग मीजो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जाता है। जैसे मीजो सिस्टम के अंदर मान लीजिए एक मीजो सिस्टम है माँ बाप पेरेंट्स, एक हो गया टीचर। तो ये इंडिविजुअल कैसे इस बच्चे को इम्पैक्ट डाल रहे हैं? माँ बाप अपनी परवरिश से, टीचर अपनी पढ़ाई से। माइक्रो सिस्टम के अंदर ये माँ बाप और टीचर्स को आपस में मिलना पड़ेगा बच्चे के डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए। पेरेंटल मीटिंग होती है वो इसी वजह से होती है, उसको अपन बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट होता है एक्सो सिस्टम। एक्सो यानी कि बाहर का, एक्सो यानी कि बाहर का हो गया, बाहर की चीजें। तो एक्सो सिस्टम यानी कि बाहर का सिस्टम, यानी कि पापा की जॉब कैसी है ना, घर का माहौल कैसा है, पापा की सैलरी आती है कि नहीं आती टाइम पे, पापा की गुस्सा तो नहीं करते, माँ अगर गुस्सा तो नहीं करती, माँ की जॉब कैसी है, माँ बाप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है घर के अंदर। तो ये हो गया आपका एक्सो सिस्टम, जिसका जो बच्चा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक्सो सिस्टम बच्चे को कंट्रोल करेगा, बच्चे को इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम यानी कि बच्चा किस तरीके के समाज में रहता है, बच्चा किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है, बच्चे का कल्चर, बच्चे की सोसाइटी, बच्चा जिस देश में रहता है वहां के लॉ, कानून कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है। तो ये होता है आपका मैक्रो सिस्टम। डेफिनेटली हम हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर और हमारा जो लॉ है वो भी इम्पैक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर। हम किस तरह के कल्चर में रहते हैं, जैसे इंडिया का कल्चर अलग है, आप देखोगे इंडिया का कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस का कल्चर। तो इस वजह से दोनों जगह पर जिस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसमें आपको असर देखने को मिलेगा, उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यूएस में अगर कोई बच्चा होगा तो वहां पर ज्यादा तवज्जो देगा वो पर्सनल फ्रीडम के ऊपर, उसे अपना अपना ध्यान ज्यादा रखना है, आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचेगा वो, क्योंकि यूएस के अंदर क्या कल्चर है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। वहीं इंडिया का कोई बच्चा होगा तो वो कुछ भी काम करने से पहले ये भी सोचेगा कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरा समाज क्या बोलेगा, मेरे मेरे भाई बहन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर है ना, हमारे लिए सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्या हो गया आपका मैक्रो सिस्टम, जिस तरीके की सोसाइटी, कल्चर और लॉ में आप रहते हैं वो भी आपके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालेंगे। और लास्ट होता है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी इवेंट आती हैं जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसकी वजह से भी तो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। आप डिस्प्लेस हो गए एक जगह से, जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कोविड। अब कोविड का पता था कि एकदम से किसी को आ जाएगा? नहीं पता था, तो कोविड आ गया तो डेफिनेटली उसकी वजह से बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आया, पूरा का पूरा मीडियम चेंज हो गया पढ़ाई का। अब आप देखिए कैसे चेंज हुआ, ऑनलाइन मीडियम में बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, उससे इम्पैक्ट भी तो आएगा। एक बच्चे को अगर आप सीधा एक्सपोज करा दो ऑनलाइन मीडियम से तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। कॉग्निटिव यानी कि मेंटल प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है ना सिक्वेंशियल। अगर 3 4 साल 5 साल के बच्चे को आप सीधा सोशल मीडिया या मोबाइल दे दोगे या ऑनलाइन पढ़ाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है ये। उसकी एज भी तो होनी चाहिए, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी तो होगी इन सब चीजों को समझने की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी हुआ ही नहीं है, आपने मोबाइल दे दिया, आपने ऑनलाइन मीडियम दे दिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पूरा का पूरा जो है आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये सारी सारी लेयर्स होती हैं, ये हमें कौन बताते हैं? ब्रॉन फ्रेंड ब्यूनर इकोलॉजिकल मॉडल। अब इसी को ही दुर्गाधन सिन्हा ने भी अपने मॉडल में बताया है, उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इकोलॉजिकल मॉडल। अब ये क्या बोलते हैं, सेम चीज है, बस इन्होंने क्या किया, टर्मिनोलॉजी अलग कर दी कि भाई एक तो होती है अपर विजिबल लेयर, ठीक है, जो आपको इन्फ्लुएंस करेगी। एक होती है आपकी अपर विजिबल लेयर और दूसरा होता है ब्रॉडर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अपर विजिबल लेयर यानी कि जो आपको दिख रही है, आपका घर, आपका एनवायरनमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी। जैसे इंडिया में अभी एआई आ गया, तो एआई की वजह से भी इंपैक्ट आएगा बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। स्कूल की क्वालिटी क्या है, स्कूल्स कैसे हैं, स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है ना। पीयर ग्रुप किस तरीके से बात करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है या नहीं करता। ब्रॉडर इन्फ्लुएंस यानी कि ऐसी चीजें डायरेक्टली दिखेंगी नहीं, है ना। कास्ट क्लास स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये सब चीजें। तो डेफिनेटली मतलब इसी को ही तोड़ के इन्होंने इसमें और इसमें यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से ये होता है आपका कंटेक्स्ट और डेवलपमेंट, क्या-क्या चीज़ें आपको इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगी। और डेवलपमेंट आपको पता है, डेवलपमेंट ये क्या है? कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इंडिविजुअल और मल्टीपल एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअल के साथ, जब इंडिविजुअल इंटरैक्ट करेगा मल्टीपल एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट के साथ में। और मल्टीपल एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं ये वाले सिस्टम। कौन-कौन से? मीसो, माइक्रो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। ठीक है? आई होप दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम जाएँगे, ठीक है? अब हमने देखा कि डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया, डेवलपमेंट का कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया। अब डेवलपमेंट होगा कैसे-कैसे? बच्चों, ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है? तो देखिए, ओवरव्यू डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए लाइफ स्पान हो रहा है ना? जैसे एक बच्चा पहले इन्फेंट है, फिर इन्फेंट से सीधा ओल्ड में तो जाएगा नहीं, इन्फेंट के बाद वो चाइल्डहुड में जाएगा, फिर वो एडोलेसेंस में जाएगा, फिर एडल्टहुड आती है, फिर ओल्ड एज आती है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इस तरीके से अक्रॉस लाइफ स्पान होता रहेगा। अब होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेसेस थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। जैसे कि बच्चा पहले इन्फेंसी में होगा, फिर चाइल्डहुड में होगा, मिडिल चाइल्डहुड होगी, एडोलेसेंस होगा, एडल्टहुड होगी, ओल्ड एज होगी। ये प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है बच्चों के डेवलपमेंट का। ठीक है? अब सीधा यहां से लेकर यहां पर जंप तो कर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, है ना? इसके अलावा देखिए, हर एक स्टेज के अंदर ना बच्चों के कुछ यूनिक बिहेवियर होते हैं, बच्चों के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हर एक स्टेज के अंदर बच्चों के कुछ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अगर बच्चा उन स्टेज के अंदर उनको सीख गया तो बढ़िया बात है, अदरवाइज डेवलपमेंट डिलेज आ जाते हैं। ओके, तो हर एक स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज जो भी होगी, हर एक स्टेज जो होगी वो क्या होगी? एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है। वहां पे आपने सीख लिया, वो खत्म, अब आप आगे बढ़ गए। दूसरी स्टेज में सीखा, खत्म, आप आगे बढ़ गए, है ना? और हर एक स्टेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, कुछ डोमिनेंट फीचर्स होंगे जो बच्चे को उसी स्टेज में सीखना है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम बात करें लैंग्वेज की, ठीक है? अब लैंग्वेज अगर हम बचपन में ही सिखा दें, अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा दें, तो लैंग्वेज वो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज उस बच्चे को 12 साल के बाद सिखाओगे ना, तो उसे लैंग्वेज कभी भी अच्छी तरीके से सीखने को नहीं आएगी, क्योंकि एक क्रिटिकल विंडो, डेवलपमेंटल स्टेज वो क्रॉस कर चुका है। इसी को अपन कहते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, जो लेनिनबर्ग ने दी थी। हम पढ़ेंगे लैंग्वेज चैप्टर के अंदर, जो हमारा अलग से निकल के आता है, ठीक है? तो ये स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल आपको हर एक स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पहली स्टेज की, इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी में देखिए क्या-क्या फीचर्स होते हैं। इन्फेंसी यानी कि जन्म आपका हुआ, जन्म से लेके 2 साल, ठीक है? तो जन्म से लेके 2 साल देखिए, आपका ब्रेन तो बच्चे को मिल गया है, तो ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इनिशियल 2 साल के अंदर, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से फॉर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट शुरू होगा, सेंसरी ऑर्गन्स स्ट्रांग होंगे, जैसे कि टच हो गया, देखना, सुनना, ये सब का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ अटैचमेंट, ये शुरुआत के सालों में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चे के अंदर अटैचमेंट वाली फीलिंग है या नहीं। अब अटैचमेंट भी कुछ तरीके के होते हैं। कहा यह जाता है, बहुत थ्योरी ये बताती हैं कि अगर बच्चा अपने माँ-बाप से, या जो बच्चे के जो अर्ली केयर गिवर्स हैं, अगर उनके साथ में एक सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म करता है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी फॉर्म होगी। कभी-कभी अटैचमेंट इनसिक्योर भी हो जाता है, कभी-कभी अटैचमेंट अवॉइडेंट भी हो जाता है। उस केस में उसकी पर्सनैलिटी के अंदर दिक्कतें निकल के आएँगी, जब वो इस स्टेज में जाएगा, एडोलेसेंस में। ठीक है? तो कोशिश हमें ये करनी होगी कि उसके अंदर सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म हो जाए। एक बार इन्फेंसी वाली स्टेज जाती है, फिर अपन आते हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। 2 से लेके 6 साल की स्टेज होती है ये। यहाँ पर मैंने आपको बताया लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, लैंग्वेज को लेकर अलग-अलग थ्योरी भी है, इसको हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर आपको देखने को मिलेंगे, उनका नाम होता है चॉम्स्काय। ठीक है? चॉम्स्काय हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज अगर आप अर्ली पीरियड में सिखा दोगे ना, तो बहुत बढ़िया काम है। क्योंकि लैंग्वेज जो होते हैं, लैंग्वेज के जो पैरामीटर्स होते हैं, वो बायोलॉजिकली हमारे अंदर रहते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली ईयर्स में, शुरुआत के सालों में सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 से लेके 6 साल में बच्चे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी रहती है। बच्चा एक्सप्लोर करता है अलग-अलग चीज़ों को। आपने देखा होगा, बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं बचपन में, क्योंकि दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर क्यूरियस। बच्चों को उन सवालों का जवाब सही से देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर माँ-बाप टोक देंगे, तो बच्चों के अंदर क्या लगेगा? बच्चों के अंदर एक गिल्ट आ जाएगा कि भई हमें टोका जा रहा है। तो वो हमेशा हिचकिचाएँगे सवाल पूछने से। यहीं पर ही सोशल इंटरेक्शन भी शुरू हो जाता है। फिर आपका मिडल चाइल्डहुड आएगा।
6 से लेके 11 साल, ठीक है? 6 से लेके 11 साल के अंदर बच्चों को एकेडमिक स्किल्स सीखना आ जाती है। स्कूल में आप जाओगे, टीचर्स उनकी हेल्प करेंगे, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस का काम करना, रीजनिंग करना, ठीक है ना? प्रिंसिपल्स बताना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्कूल के अंदर पीयर ग्रुप है, जो साथी लोग हैं वो उसकी कैसे हेल्प करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निकल के आती है ये वाली स्टेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से, एडोलेसेंस, 11 से लेके 18 साल की स्टेज, ठीक है? इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। कहीं कहीं पर आपको ये एज ग्रुप जो है 12 से लेके 20 साल भी मिल जाएगा। अब इसमें देखिए एक कंफ्यूजन और है, इसी को ही आपने सुना होगा, कभी कभी बोल दिया जाता है टीनेज, टीनेजर्स आपने शब्द सुना होगा। तो टीनेजर्स क्या है, जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है। एडोलेसेंस एक डेवलपमेंटल स्टेज है, डेवलपमेंट के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से हम उसको बोलेंगे एडोलेसेंस। टीनेज उसको क्या बोलते हैं, टीनेज यानी कि 12 से लेके 13, 13 तीन आ गया ना, 14 15 16, तो 13 से लेके 19 जो रहेगा वो टीनेज में आ जाती है, 12 के बाद में, 12 के बाद में। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे पुबर्टी, फिजिकल पुबर्टी अचीव हो गई, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से लेकर 18 साल की उम्र वो होती है जब बच्चा समझता है कि वो है क्या, वो करना क्या चाहता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं। अब अगर उसकी आइडेंटिटी सही तरीके से फॉर्म हो जाती है तो उसको हमेशा पता होगा कि उसे क्या करना है। अदरवाइज उसके अंदर क्या आ जाएगा, रोल कंफ्यूजन, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या करना है अपने जीवन में, ठीक है? और जब उसको समझ में नहीं आएगा एडोलेसेंस में क्या करना है, तो दिक्कत आएंगी एडोलेसेंस एडल्टहुड में, और वो दिक्कत आएंगी फिर ओल्ड एज में, ठीक है? तो आइडेंटिटी को फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन 11 टू 18 ईयर्स। इसी टाइम पर बच्चा ऑप्ट करेगा कि उसे क्या लेना है, 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट चूज करना है, क्या बनेगा, क्या करेगा, ऐसी चीजें होती हैं। फिर एडल्टहुड को हम दो में बांटते हैं, एक होती है 21 22 23 साल की उम्र, जिसको हम अर्ली एडल्टहुड भी बोलते हैं, जहां पर आप अपने कैरियर को डेवलप करोगे। एक आपकी आएगी मिडिल वाली, जहां पर आप अपना परिवार, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी, आपके सोशल रोल्स आ जाएंगे कि भाई मुझे अपने माँ के लिए करना है, पापा के लिए करना है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के हिसाब से। फिर अंत में आती है आपकी लेट एडल्टहुड, जहां पर लेट एडल्टहुड यानी कि ओल्ड एज की उम्र आ गई। लेट एडल्टहुड के बाद में ओल्ड एज आता है, जहां पर आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि भाई आपने सब कुछ कर लिया ना, कहीं आपको कोई गिला तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं रहेगा कि आप नहीं कर पाए। यू विल रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, और अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज आपको दिक्कतें आएंगी, है ना, आपको ग्रीफ होगा। ओके, एडजस्टमेंट टू एजिंग करते हो आप, इस टाइम पर एडजस्ट करोगे बढ़ती उम्र के साथ में, क्योंकि याददाश्त कम हो रही है, फिजिकल कैपेसिटी कम हो रही है, तो ये आपकी होती है ओल्ड एज। इस तरीके से आप देखेंगे ये इन एजेस के अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, बचपन की जो उम्र होती है वो होती है सीखने की उम्र। ओके, जब आप जवानी में आते हो तो आप पहचान बनाते हो, आइडेंटिटी। एडोलेसेंस में कैरियर, ओके, ओल्ड एज में रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप देखोगे आपकी एजेस चलती रहती है। अब अगर हम स्पेसिफिक कुछ एजेस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया इन्फेंसी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इन्फेंसी जन्म से लेके 2 साल, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था, यहाँ पर अटैचमेंट का फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? केयर गिवर के साथ में सही तरीके का अटैचमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, रैपिड ब्रेन ग्रोथ होगी, ये भी हमने देखा था, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। न्यूरॉन्स कनेक्टिविटी ये बहुत डेवलप होती है, बहुत फटाफट तरीके से। सेरिब्रम डेवलप होता है। मोटर डेवलपमेंट आप देखोगे, ये सिखाया जाता है बच्चों को। अब बच्चे, अब एक जो बच्चा है वो तो देखिए, उसको थोड़ा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो हाथ पैर फेंकेगा, रिफ्लेक्सेस होते हैं, है ना, कफिंग, याउनिंग, ब्लिंकिंग, अब उसके हाथ में कुछ भी दे दोगे फेंक देगा। तो ये क्या है, मोटर रिफ्लेक्सेस है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। अब हम उसको सिखाएंगे कि भाई देखो इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ये सब चीजें उसको सिखाई जाएंगी। सेंसरी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको समझ में आएगा। उसके अंदर विजन डेवलप होगी बाय 6 मंथ, ठीक है, ओके। फुल कलर विजन आ जाती है 3 महीने तक। माँ की आवाज क्या है, ओके, पापा का साउंड क्या है, फेसेस को समझेगा, तो सेंसरी ऑर्गन्स उसके डेवलप होंगे। तो ब्रेन हो गया, मोटर हो गया, सेंसरी हो गया। इसके अलावा देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चों के अंदर शुरू हो जाता है बचपन से ही, इन्फेंट से ही। इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारे जीन पियाजे भी बताते हैं, ठीक है। मतलब कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस डेवलप हो रही है, तभी तो मदर वॉइस, ठीक है, ये सब समझ पा रहा है, वो टच को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, पेन को कर पा रहा है,
ठीक है? लैंग्वेज को समझ पा रहा है, तो लैंग्वेज को समझेगा तो यानी कि मेंटल प्रोसेस डेवलप हो रही है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होगा, है ना? इमोशनल बॉन्ड बनाएगा एक बच्चा अपने माँ-बाप के साथ में। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अटैचमेंट। और इसी को ही कौन बताते हैं? इसी को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइकोलॉजी के अंदर, हैरी हार्लो अटैचमेंट स्टडी 1962। ठीक है? देखिए, अटैचमेंट को लेकर टोटल 3 स्टडीज होती है साइकोलॉजी में। एक तो हार्लो करते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक करते हैं एंसवर्थ और बाउली। 3 नाम इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट, हार्लो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मंकीज के ऊपर, बेबी मंकीज के ऊपर। डेफिनेटली रियल बच्चों के ऊपर नहीं कर पाएंगे। अब बेबी मंकीज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो देखिए कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आप देखिएगा, वो क्या करेंगे, एक माँ को क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखिए, ये बेबी है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द बेबी मंकी। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक जो डमी बना रखा है, उसको कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा है, सॉफ्ट क्लोथ है। दिस इज सॉफ्ट क्लोथ मदर, दिस इज द वायर्ड मदर। ये डमी उन्होंने बना रखा है, वायर्ड मदर है। ये जो वायर्ड मदर है ना, ये सिर्फ फूड देगी, ठीक है? यहाँ से फूड मिलेगा, खाना मिलेगा। ये जो कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट सॉफ्ट कपड़ा है, वहां से कंफर्ट मिलेगा, यहाँ से लव मिलेगा। अब शुरुआत में देखो क्या बोला जाता था ना, कि जो अटैचमेंट जो होता है ना, वो प्योरली फिजिकल है। सिगमंड फ्रॉइड भी ये बोलते थे कि बच्चा माँ बाप के साथ में अटैचमेंट इस वजह से शो करता है क्योंकि उसको माँ बाप खाना देते हैं, माँ खाना देगी, दूध देगी, इस वजह से अटैचमेंट जाता है। कंफर्ट वनफर्ट कुछ नहीं होता, ठीक है? कोई इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, इमोशनल ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड बताते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो बच्चे, जो बेबी मंकीज होते हैं ना, वो इधर बहुत कम जाते हैं। मतलब इधर जाएंगे, खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन इधर बहुत ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट मिलता है यहाँ से। तो दे प्रेफर कंफर्ट एंड लव देन टू फूड। ओके, तो मंकी प्रेफर्ड सॉफ्ट क्लोथ मदर ओवर वायर्ड मदर विथ फूड। ठीक है? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो अटैचमेंट इज बेस्ड ऑन इमोशनल सिक्योरिटी, नॉट जस्ट फीडिंग। ठीक है? जो अटैचमेंट जो होगा, वो इमोशनल सिक्योरिटी सिर्फ खाने की पूर्ति करना नहीं होता है। ठीक है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? ऐसे ही एरिक एरिक्सन अपनी साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी में बताते हैं कि जो इन्फेंट वाली स्टेज होती है, उसमें बच्चा माँ बाप से एक अच्छा रिश्ता फॉर्म करता है। अगर माँ बाप भी रिवर्ट बैक करेंगे तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है, भरोसा आता है कि भाई कोई है हमारी जिंदगी में जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर माँ बाप निग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो उसी बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट जनरेट हो जाएगा। इन्फेंसी वाली स्टेज ये हो जाती है। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकंड स्टेज में। आप देखिए, ये आपकी होती है चाइल्डहुड। इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, चाइल्डहुड में क्या होता है। ठीक है? तो चाइल्डहुड, इन्फेंसी आपकी हो गई। चाइल्डहुड में क्या होगा, ग्रोथ जो होगी वो इन्फेंसी से कम होती है। इन्फेंसी में बहुत फटाफट ग्रोथ होती है, चाइल्डहुड में भी होगी लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है ना? चाइल्डहुड में दे विल गेन फिजिकल स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस, सोशल अवेयरनेस, लेकिन कंपैरेटिवली वो कम रहेगी। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, स्कूल में जाएगा, पीयर ग्रुप मिलेंगे, है ना? तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सेम। यहाँ पर भी आपका फिजिकल होगा, मोटर होगा, कॉग्निटिव होगा। ठीक है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है? फिजिकल लेवल पर देखिए, बच्चा दो तरीके से यहाँ पर अपना फिजिकली डेवलप करता है। एक मॉडल होता है सेफलोसॉडल और दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है? सेफलोसॉडल का मतलब होता है बच्चों का डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, मतलब पहले हेड को संभालना सीखेगा बच्चा, सर को संभालना, फिर टो ऐसे नीचे जाएगा। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा फ्रॉम सेंटर टू बॉडी, मतलब पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड को संभालेगा, उसके बाद फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट को संभालना शुरू करेगा। इस तरीके से होता है। आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ये आपका होता है सेफलोसॉडल डेवलपमेंट, हेड टू टो। ठीक है? पहले सर को संभालेगा, फिर टो को संभालेगा, इस तरीके से अपना लेग कंट्रोल सीखेगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल में आप देखिए, सबसे पहले स्पाइनल शोल्डर अपनी इरेक्ट करेगा, है ना? फिर अपने हाथ, आर्म्स और फिंगर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड वाली स्टेज के अंदर, जब बच्चों की उम्र 2 से 7 साल की होती है। ठीक है? यहीं पर ही आप देखिए, आपको कुछ मोटर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेंगे। बच्चा जंप करेगा, बॉल से खेलेगा, तो अपने रिफ्लेक्सेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। कॉग्निटिव भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज इन्फेंसी में नहीं होती है, वो एक्चुअली 2 से लेकर 7 साल में होती है। सो सॉरी फॉर दैट। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 साल में होगी, जो हमें जीन प्याजे बताते हैं। जीन प्याजे ने 4 तरीके की स्टेजेस को बताया था। ओके, प्री ऑपरेशन होगी, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन होगी। ठीक है? प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, इस तरीके से 4 स्टेजेस होती है। 2 से लेकर 7 साल में बच्चा क्या करता है, बच्चे के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि
लॉजिक तो डेवलप हुआ नहीं है बच्चे के अंदर, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उसके अंदर, वो सिंबल्स सिंबल्स बता बता के चीजों को समझेगा। बहुत ज्यादा ईगो सेंट्रिक है बच्चा, सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। क्या बोलेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, ठीक है, तो भाई अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो होना ही होना है। आई एम द किंग, ठीक है, मैं राजा हूं। इसके ऊपर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, उसको हम कहते हैं 3D माउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनिमिज्म मतलब कि उसको क्या लगेगा बच्चे को कि भाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी, उनमें भी जान है, तो डॉल को अपने पास में लेके सुलाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रेशन, फोकसिंग ऑन वन फीचर, एक ही फीचर पर फोकस करना, मल्टीपल व्यू पॉइंट हो नहीं सकते, ओके, एक ही व्यू पॉइंट है, मैंने बोल दिया ऐसा तो मैंने बोल दिया मतलब ऐसा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमने देख लिया। फिजिकल हो गया, मोटर हो गया, और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी होगा। बच्चा कंपेयर करेगा, पीयर साथ में आएंगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी उसको अपने आप की, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, तो उसके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी और इंटरडिपेंडेंसी भी डेवलप होती है, जिसको डेवलप कराने में माँ बाप उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट द चाइल्डहुड। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आती है आपकी एडोलेसेंस, उसके बाद आएगी आपकी ओल्ड एज। एडोलेसेंस मैंने आपको बताया टीनेज ही बोलते हैं इसको, टीनेज एक जनरल टर्म है, डेवलपमेंटल के हिसाब से एडोलेसेंस बोला जाता है। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक है, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, इस तरीके से होता है। तो एडोलेसेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यहाँ पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है, ओके। मैच्योर, टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। यहां पर भी आपके फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले फिजिकल निपटाते हैं फटाफट। रैपिड ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट वही मैंने आपको बता दिया सेम है। फेशियल एयर, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखना बच्चों के अंदर इस स्टेज में स्लीप हार्मोन बहुत डिले हो जाता है, नींद नहीं आती रात को, आपने देखना होगा, ओके। तो ये इसी स्टेज में होगा बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चा यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ गया है, मतलब बच्चे के अंदर अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ चुकी है, ठीक है। फाइनल स्टेज है डेवलपमेंट की, जो जीन पियाजे बताते हैं 4, उसके अंदर फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। जब बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनको भी वो समझना सीख जाएगा। ही विल बिगिन टू थिंक अबाउट फ्यूचर एंड ऑल अदर थिंग्स, इनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं उसको लेकर। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, ये मॉडल है, इनको दिया था एल्किन ने। एल्किन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इन्होंने ये मॉडल दिया था एल्किन ने। इन्होंने बताया कि एडोलेसेंस में बच्चों के अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स और आते हैं। एक होता है आपका इमेजिनरी ऑडियंस, और दूसरा होता है पर्सनल फेबल। आपने देखा होगा एडोलेसेंस में बच्चों को लगता है कि भाई हमें सब लोग देख रहे हैं, तो वो कॉलेज में जाएंगे तो बहुत बढ़िया कपड़े पहनेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि भाई एक इमेजिनरी ऑडियंस है, वो सब हमको देख रही है, अदर्स आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एंड जजिंग देम, ठीक है। तो उसको बहुत फिक्र होती है अपनी आइडेंटिटी की, अपने सेल्फ स्टीम की। पर्सनल फेबल यानी कि उनको लगता है कि हमारी फीलिंग्स बिल्कुल यूनिक है, हमें कोई समझ नहीं सकता है, और हम ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट है, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव में चले जाएंगे, या कोई भी आप देखोगे ऐसा काम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर पर्सनल फेबल, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उनकी फीलिंग्स उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल यूनिक है, उन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। तो बोलते हैं ना बच्चे से स्टेज में आके अपने माँ बाप से, आप क्या समझोगे मुझे, ठीक है, मेरी फीलिंग्स को, है ना। तो ये बातें होती हैं एडोलेसेंस में। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये आपको देखने को मिलेगी। फिजिकल डेवलपमेंट में आपको बता दिया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, यहाँ पर आइडेंटिटी डेवलपमेंट भी होता है। बच्चा समझता है कि वो क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसे क्या चूज करना है अपनी जिंदगी के अंदर, है ना। इसके लिए फैमिली कल्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीयर्स एंड फैमिली का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा लास्ट स्टेज जो निकल के आती है हमारी, वो होती है हमारी एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ठीक है। लेटर स्टेज, एडल्टहुड आप बोल दीजिए 35, 40, 45 ईयर्स, ओल्ड एज 60+ आपकी होगी, ठीक है। तो एडल्टहुड के अंदर क्या होगा, एडल्ट इज समवन जो मैच्योर हो चुका है, रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, कि भाई उसके पास जिम्मेदारी है, अपना कैरियर उसको लेके जाना है, एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी करना, मैरिज करना, फैमिली बनाना, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया एडल्टहुड, ओके। ओल्ड एज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा रिटायरमेंट से, है ना, वेट गेन होगा, मेमोरी लॉस होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये फीचर्स आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओल्ड एज में सक्सेसफुल एजिंग कब होगी, जब ओल्ड एज में रियलाइज करेंगे लोग कि भाई
हाँ, हमने किया है सब काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे एडल्टहुड और ओल्ड एज के अंदर। ये बहुत सिंपल है, सिंपल टू रीड है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसको लेकर नहीं है। अब इसमें लेकर आप याद रखिएगा, अगर आप फर्दर रीड करना चाहते हैं तो आप एक एरिक्सन का मॉडल पढ़ेंगे, एरिक्सन साइको सोशल मॉडल। आप इसको पढ़िए। इन्होंने टोटल 8 स्टेज बताई थी डेवलपमेंट की, और उन 8 स्टेज के अंदर इन्होंने सब कुछ बताया था। इसी चैप्टर के अंदर पियाजे की थ्योरी भी आएगी, जिसका मैंने हल्का सा आपको बताया एक, ठीक है। इसके अंदर हम कोहलबर्ग की थ्योरी भी पढ़ते हैं फर्दर क्लासेस के अंदर। अटैचमेंट की हम थ्योरी पढ़ते हैं इमोशनल अटैचमेंट के लिए। सिगमंड फ्रॉइड भी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एल्किन पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। जेम्स मार्शिया अपन पढ़ते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स होते हैं जो आपको फर्दर रीड करने होते हैं इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज, साइकोलॉजी का जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मई। दिस बैच विल बी इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड बोथ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे कुछ बच्चे हैं मेंटरशिप बैच के, ये हमसे कोर्स ले चुके हैं, इनके बढ़िया रिजल्ट भी आए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर, मेंटरशिप कोर्सेज के अंदर, ठीक है। बैचेस 11th ऑफ मई से शुरू होने वाले हैं। टोटल इसके अंदर 8 टेस्ट रहेंगे, रेगुलर आंसर राइटिंग रहेगी, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, सारा मटेरियल सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।